सुदेश जी के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है and Sudesh ji, you left us with some amazing tips in the last episode and listeners want to hear more. In terms of opportunities, अगर मैं आज आपको as a playback singer, as an artist अगर आपको पूछूं, तभी का दौर और अभी के दौर में बहुत फ़र्क है in terms of reaching out to people. तब there was no social media, there was no recognition whatsoever. And thankfully, because of your mimicry talent, you know, you reached out to people and people recognized your talent. But तब के स्ट्रगल और आज के स्ट्रगल में अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, आपके हिसाब से तब के स्ट्रगल और आज के स्ट्रगल में क्या फ़र्क है? ऑल्दो आज सोशल मीडिया है, आज रियलिटी शोज़ हैं जहाँ पर लोगों को पीपल हु डोंट मेक इट टू द रियलिटी शोज़ इंस्टाग्राम यूट्यूब में वो इतने फेमस हो जाते हैं जी एग्जैक्टली तो तब के स्ट्रगल में और आज के स्ट्रगल में आपके हिसाब से क्या फ़र्क है? मैं बताऊं, स्ट्रगल जब से ये दुनिया बनी है ना, स्ट्रगल हर एक को करना पड़ा है जी। फिर जैसे अब लता जी, आशा जी का नाम लो, किशोर दा को किशोर कुमार बनने के लिए 25 साल लगे। रफ़ी साहब के सामने उनको कोई सिंगर मानने को तैयार नहीं था, मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ा। अमिताभ बच्चन के कुछ पहले 12 या 19 फिल्में फ्लॉप, उनको कोई एक्टर मानने को तैयार नहीं था। अब बोलते यार ये तो बड़े लोग हैं, इनका क्या। लेकिन मैंने देखा है जिंदगी में हर एक ने स्ट्रगल किया। कुछ लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं। और मैं स्ट्रगल को ना, जैसे अपने आपको जो है ना स्कूल में भेजते हैं मम्मी डैडी, पहले नर्सरी होता है, फिर केजी होता है, फिर फर्स्ट, तो वो एक आपकी लाइफ का एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। मुझे लगता है उसमें से आप नहीं गुजरो ना तो लाइफ का मजा नहीं। सही बात है। आपकी कितनी भी पहचान हो, आपको कितनी भी पहुंच हो, आपके माता पिता कितने भी बड़े हों, लेकिन फाइनली आपको एक मौका देंगे, 2 मौके देंगे, फाइनली प्रूव तो आप ही को करना है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जी, है ना। वरना जितने ग्रेड्स हैं सबके बच्चे ही टॉप पे होते। सही बात है। ऐसा क्यों नहीं? तो मैं सोचता हूँ कि वो कहते हैं ना, सोना जब तक पूरी तरह तपता नहीं जी, या लोहा जो भी है तब तक उसको शेप नहीं आता। तो जिन जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है ना, मैं तो कहता हूँ वो लोग लकी हैं। जिन जिन लोगों को रिजेक्शन मिली है, जिन जिन लोगों को इंसल्ट फेस करनी पड़ी है जानबूझ के, मैं भी कई बार गया हूँ, मुझे 6-6 घंटे एसी में बैठा हूँ स्टूडियो में, और पता चला कि म्यूजिक हो रहा है, रिकॉर्डिंग, और मैं माइक पे खड़ा हो गया हूँ, चलो अभी टेक करते से एक मिनट यार, वो सिंगर आया, उसको एयरपोर्ट जाना है, जो सो कॉल्ड बड़ा सिंगर है। तो उस वक्त या तो गाली दे के बाहर निकलो, या तो अपने आप को, मन को बैलेंस करो, मेरा दिन भी आएगा, मतलब अपना गुस्सा वैसे निकालो। वो भी सा है, 3-3 घंटे हम भी इस बैक स्टेज में बैठे हैं, 2 घंटे पहले पहुंचे और सारे स्टार्स गा रहे हैं और मौका ही नहीं मिला। तो उससे ना गुस्सा नहीं करके और जिद बढ़ाई मैंने, और ये जिद बढ़ानी चाहिए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए या शाम को दोस्तों के साथ दारू पी के गालियां देनी चाहिए किसी को। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में था, सिंगर बनने का कोई सोचा भी नहीं था, प्लेबैक सिंगर तो दूर की बात, मैं पेंटिंग में इतना खुश था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ये सब मिमिक्री वगैरह, भगवान ने क्या सोचा। मतलब एक्चुअली आप पूरा दिन अगर मेरे साथ रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, बोले ये बहुत बोर आदमी है। हाँ, क्योंकि एकदम मुझे एक टीवी दे दो और मुझे 1 साल लॉक करके रख दो, मैं खुश रहता हूँ। तो जैसे जैसे थोड़ा स्टेज पे नाम हुआ, तालियां मिलने लगी, लोग पसंद करने लगे, तब एक वो जो कहते ना कीड़ा वो जाग गया, यार प्लेबैक सिंगर
बन जाना चाहिए, नहीं ऐसा एक अपने आप से बोला। हाँ, तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ पहुंचा, तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई, उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर्स में फ़र्क ये था कि अगर आप जाते थे ना, कि उनके वॉचमैन को बोलते थे कि सुदेश भोसले, बोले मैं सिंगर हूँ, आओ अंदर आ जाओ, क्या करते हो, गाते हो, सुनाओ, जब चाय पियोगे, ये तरीका था। मौका मिले ना मिले, right. एटलीस्ट घर पे बुला के आपको Acknowledge चाय करते थे। पानी देते थे, पानी पिलाते। अच्छा, मेरे साथ और अच्छा हुआ, जैसे मैंने लक्ष्मी जी के यहाँ गया, मैं बंगले पे, तो दरबान अंदर जाता था, अरे साहब ने बुलाया, जल्दी बुलाया, जल्दी बुलाया। बोले क्या हुआ, अरे बुला बुला उसको, कल जीतू जी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। मैं, क्योंकि जितेंद्र श्रीदेवी का जब दौर था, हाँ, शक्ति कपूर, असरानी जी, right. उनके हर शो में सुदेश भोसले था। हाँ, तो जैसे बप्पी दा के गया, अरे बुला बुला अंदर, वो असरानी जी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हुआ। Right. और मैं वो बहुत कम सिंगरों में से था जो एम्बेसडर कार लेके स्ट्रगल करता था। तो जैसे मैं कल्याण जी आनंद जी के यहाँ गया, right. तो किसी ने बोला ऑलरेडी, अरे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, तो और क्या करते, और क्या करते। तो मुझे ना, वो कहते ना, गेट से बाहर हकालना जो होता है कभी कभी, वो कभी experience भगवान की नहीं दया हुआ, से एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जी हाँ। और कल्याण जी आनंद जी के यहाँ बहुत मैं चक्कर लगाए, तो फिर वहाँ कैसे मौका मिला, साधना सरगम जी को पूरी क्रेडिट दूंगा मैं। अच्छा, तो उनके तो बहुत शोज होते थे षणमुखानंद में। जी। तो एक प्रोग्राम में तबस्सुम जी उनकी परमानेंट वो एंकर। okay. तो तबस्सुम जी कहीं फंस गई थी ट्रैफिक में, अच्छा, और शो 7 बजे का, right. और वो आ नहीं पा रहे। तो साधना जी, साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी, अपने सपना मुखर्जी, मनहर उदास, Right. ये सारे सिंगर्स थे। और 1 घंटा बचा है शो को, कल्याण जी भाई परेशान हो रहे, तबस्सुम जी कहाँ गए पता नहीं। तो साधना जी ने बोला, सुदेश जी को आप बुलाइए, हाँ। मैंने उनको सुना है, हाँ, वो कर सकते। तो उनका बेटा रमेश शाह, Okay. वो आज नहीं वो, जी। तो बोले डैडी ने बुलाया, आप आ सकते हो क्या। बोला आ सकता हूँ। टैक्सी पकड़ के जो भागा, तो बोले देखो तबस्सुम जी नहीं है, आपको थोड़ा एंकरिंग करना है, और आप जो जो करते कर लो। और भगवान का मतलब इतना शुक्रिया अदा करूं, मैं जो कर रहा था वंस मोर हो रहा था उस दिन। क्या बात है। बस तबस्सुम जी दूसरे शो से आई, लेकिन मैं परमानेंट हो गया। तो होता ना ये। फिर उसके बाद अमित जी उनके साथ शोज करते थे, जी, तो अमित जी के हर शो में मेरा नंबर। जी, फिर किशोर दा के साथ, क्योंकि एक टिकट पे 3 काम, शुरू ओपनिंग सॉन्ग्स, एंकरिंग, मिमिक्री, किशोर दा। तो अपॉर्चुनिटी मुझे एक्चुअली स्ट्रगल तो हुआ, कि आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज भी मैं घंटों अमिताभ बच्चन की आवाज़ को सुनता हूँ। Right. आज भी मैं अपना मोबाइल देखता हूँ। आज भी मैं नए लोगों के साथ गाता हूँ, तो मैं फुल उतनी ही मेहनत करता हूँ। तो उसे स्ट्रगल कहेंगे या मेहनत कहेंगे सुदेश नहीं, जी? मैं कहूँगा स्ट्रगल, एक क्या कहते हैं ना, हम लोगों ने उसको एक स्ट्रगल नाम दिया। Okay. स्ट्रगल वो कब बन जाता है ना, कि आप 20-20 साल लगे हुए हैं, और आप कोरस सिंगर तक नहीं बन सकते, तो दैट इज स्ट्रगल। Right. और अगर आपने किया, अच्छा एक बात हुई, मुझे जिसने सुना ना, किसी के रिकमेंडेशन के, दोस्तों की, उषा खन्ना जी ने मुझे सुना तो दूसरे दिन बुला लिया। Right. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सुना, दूसरे दिन बुला लिया। आशा जी ने मेरा, जो मैंने वो गाया था ना, डोली में बिठाए के गाया, वो पंचमदा नहा रहे थे, और आशा जी ने वो, क्योंकि वो विदाउट म्यूजिक था ना, जी। बाथरूम के बाहर वो कैसेट प्ले कर दी। हाँ। तो पंचमदा आधे नहाए, टॉवेल बांध के बाहर, अरे बाबा कहाँ से आए, बाबा कहाँ से? बोले आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़का सुदेश भोसले। क्या बात कर रहे? बोले उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो पंचमदा ने खुद मुझे बोला। तो आशा जी जिस दिन गई ना कैसेट लेके, जी, तो हमारे सामने ग्राउंड फ्लोर पे हमारे वो अंकल आए सुबह 7 बजे। हाँ, सुदेश लवकर ये फोन आला तुझा। हाँ, नींद से उठे थे, मतलब फोन है, आ रहा,
जल्दी आ, मतलब किसका है, आर.डी. बर्मन के यहाँ से है, जल्दी आ, सुबह सुबह फ़ोन करते। तो बोला आर.डी. बर्मन का, तो उनके मैनेजर सुदेश जी 10 बजे पंचमदा ने पासपोर्ट लेके बुलाया आपको। अरे वाह, तो भागा। तो वहाँ पंचमदा, मनरीदा, बासुदा सगळे उनकी जो टीम थी वो बैठी थी, आशा जी बैठी थी। तो मैंने जाके न से, तो आशा जी बोली हाँ यही लड़का है, वो यही लड़का है। तो बोला पंचमदा नमस्ते, बोले मेरे बाप के अवार्ड में गाते हो। ये उसका फर्स्ट ये था, तो सब लोग हंसने लगे। तो पंचमदा ने बोला जब मैं नहा रहा था, आशा ने बाहर प्ले किया, मुझे लगा बाबा को गुजरे हुए इतने साल हुए, ये कहाँ से आ गए। बोले ये नया लड़का। और बोले मेरे पिताजी के सारे दांत निकाले थे ना, तो एग्जैक्ट ऐसा गाते थे। बोले तुम कहाँ से। तो बोले अब लोग 10 दिन बाद हांगकांग जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल रहे हो। और उसमें एक यादगार किस्सा है कि उस वक्त भी ना उस हांगकांग के इंडोर स्टेडियम में मतलब सबसे ज्यादा रिस्पांस मुझे मिल रहा था। और वंस मोर आशा जी भी खुश। और जब मैं सुन मेरी बंदूक आया तो पंचमदा विंग्स में से दौड़ के आए, मेरे को गले लगा, एकदम आंखों में आंसू आए। और उसमें एक होता ना, शायद आप भी इसमें से गुजरे हो, मेलोडी मेकर्स में शोज 30-35 होते थे, लेकिन हम लोग ना फिक्स्ड कलाकार थे। हम लोग सैलरी पे थे जैसे। हम लोग वी वर नॉट अलाउड टू डू शोज आउटसाइड, फ्रीलांसर्स नहीं थे हम लोग। लेकिन उस वक्त के जितने ऑर्केस्ट्रा थे ना, महेश कुमार एंड पार्टी, बाबला जी, प्रमिला दत्ता, विनोद गीतजनकर, सारे कलाकार फिक्स। उनको 20 शो तो गारंटेड थे हमारे। और वो ऑर्केस्ट्रा का गोल्डन पीरियड था 70s 80s, क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक तो थिएटर थे या तो ऑर्केस्ट्रा, और कोई जरिया नहीं था, या तो कुछ प्लेज होते थे, मतलब वो आपका टीवी। और तो मेरी शुरुआत, अच्छा मैं जब मुझे मेलोडी मेकर्स में बुलाया गया ना, तो मैं तो खुश हो गया कि 30 शोज मिलेंगे, 1000 रुपया पर शो, तो 30,000 कमाऊंगा, जिसे 100 की नोट नहीं देखी थी कभी। तो अशोक कुमार सर, अब जो ससुर है मेरे, तो बोले आओगे, मैंने हाँ आऊँगा। तो मैंने कहा पैसे कितने, तो बोले हम लोग 60 रुपीज़ देंगे। तो समझ रहे ना, 7वें आसमान से मैं नीचे गिर गया। यार ये तो मैं 1000 सोच के आया था, ये 60 क्या चीज़ है। तभी जो मेरा जो बैलेंस्ड माइंड है ना, वो काम कर गया। बोले सुदेश, गुस्सा भी आया, यार 60 रुपए क्या होते हैं यार, वो तो गोरेगांव जाने तक खत्म हो जाएंगे। तो मैंने बोला सुदेश तू करके तो देख ले। मेरी जगह कोई भी मेरी उम्र का ना 22 ईयर्स का यंग बच्चा होता ना, तो बोला यार नहीं चाहिए आपका 60 रुपए। तो जो वो 60 रुपए मेरे लिए लकी रहे। अच्छा उसमें ऐसा था कि सीनियर से सीनियर आर्टिस्ट को एंड तक, अच्छा अगर हम लोग यूएसए जाते थे ना, या किशोर कुमार के प्लेबैक सिंगर के साथ तो नाइट डबल, मतलब 120 रुपया। या यूएसए गए तो डबल। और मैक्सिमम अगर आपका इंक्रीमेंट हो भी जाता ना सीनियर, 100 रुपीज। मेरी लास्ट नाइट जो थी पर शो, दैट वाज 100 रुपीज। तो ये किस्सा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं 60, मेरे शोज तो चल ही रहे थे मेलोडी मेकर्स के, लेकिन आशा जी ने देखा ऑर्केस्ट्रा और बोले ये कौन है, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको मैं ले जाऊंगी। तो जैसे ही मेरा रिस्पॉन्स देखा, आशा जी के बेटे ने मुझे बुलाया, आनंद ने, और आए और हाथ लिया मेरा और ऐसे बोले वेरी गुड। वो मैं सीधे बाथरूम में गिर रहा, तो डायरेक्ट 6000 रुपए। आप सोच सकते हो 60 रुपए की जिसको आदत पड़ चुकी है, 6000 के बाद मैं बोलता अभी मेरे को शो ही नहीं करना, मैं जा रहा हूँ घर पे, कब माँ के हाथ में रखो। तो समझ रहे हैं। फिर उसके बस 60 रुपए के 6000 हुए, फिर 60,000 हुए, फिर 6 लाख, और ये 660 मेरा बहुत, और मेरा जन्म भी 1960 का है। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ। लेकिन कहते ना, और आशा जी ने पहला ही शो हांगकांग, अच्छा मैंने कभी, हम लोग एसटी के अलावा, एसटी के सिवा कभी ट्रैवल नहीं किया था, और फ्लाइट में इकोनॉमी, पहले ही शो में फर्स्ट क्लास में अपने बाजू में बैठा दिया आशा जी। तो कहते ना एक वो भगवान इतना दयालु है ना, लोग बोलते हैं भगवान बहुत कठोर है, लेकिन मेरे मामले में बहुत एक्स्ट्रा काइंड है। तो
उस वक्त मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगा। राइट। और फिर क्या हुआ, मेरी केस एक स्पेशल केस हुई कि मैं अगर जाता था ना, तो पंचम दा ने पहला गाना जब मुझे सचिन दा का सुना तो जलजला में कैसे उन्होंने दिया, बोले जब मैं बॉम्बे जाऊंगा सुदेश का पहला रिकॉर्डिंग करूंगा, ब्रेक दिया। तो पहला मेरा जो ब्रेक था वो 86 में जलजला की, जी। वो था अनुराधा पौडवाल जी और शैलेंद्र सिंह। जलजला में ये होली आई रे होली आई रे, तो उसमें पंचम दा ने, क्योंकि मुझे सुना था जी। उसी टाइप का गाना मिला मुझे, राइट। क्योंकि ये आवाजें निकालता। तो बोले आमी गाँव नामी जहाँ दक्ष के समान राजा दक्ष के वे समान होली आई रे, और ये लाइव है सारा। अच्छा। फिर अरे होली आई रे ऐसा और सर लाइव गाना। हाँ। तो पहला ही गाना जो मेरे मिमिक्री से शुरू हुआ, जी। मतलब मिमिक्री ने मुझे हेल्प किया। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी पहला गाना या अली मेरा नाम है अली, अजूबा का। जी। और क्योंकि मैं जहां भी आज भी स्टूडियो में जाता हूं ना, जी। तो उस म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पता नहीं अंदर से क्या खुजली हो जाती है। अब मैं भजन भी गा रहा हूँ ना, हाँ। अच्छा एकदम मेलोडियस, जी। बोले दो लाइनें अमित जी की आवाज में गाइए ना। हाँ। यार कॉमेडी हो जाएगी, नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ पैर जोड़ते और अमित जी की आवाज में। राइट। तो एक गाना मैं गा रहा था, ये सारा मेरी जर्नी है। जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना गा रहा था, के बापैया जी जिन्होंने जितेंद्र वगैरह, जीतू जी और इनकी ये बनाई फिल्म है। तो प्यार का कर्ज था। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री और मिठुन था। तो उसमें गाना था, कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, टेलीफोन कर दो टेलीफोन, कम से कम 1 साल चलेगा अपना 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 हनीमून, टेलीफोन। उसमें एक लाइन थी, तूने मेरी कमीज पहन ली मैंने तेरी तेरी पतलून, टेलीफोन। तो ये रिहर्सल वगैरह होगी और उस वक्त ये लाइव था ना सारा। जी। तो टेक से पहले बापैया जी ने लक्ष्मी जी के कान में कुछ बोला, तो मुझे लगा शायद मेरी कुछ कंप्लेंट करे, मतलब नया नया था ना, और स्टूडियो की आदत है। तो लक्ष्मी जी स्टूडेंट, वो बापैया जी बोलते तू ऐसा गाते गाते कुछ मिठुन की आवाज में कर सकता है क्या? मतलब सर लाइव में कैसे मिठुन, कर उनको चाहिए तू कर सकता कुछ तो कर। हाँ। तो मैं मतलब, और ये होता ना डबिंग हो तो अलग बात है। जी। जी। तो मैंने किया, तूने मेरी कमीज पहन ली और तूने मेरी कमीज पहनी रे मैंने तेरी। तो गाना हुआ, लक्ष्मी जी बोले बहुत अच्छा हुआ। मैं बापैया जी से पूछा, सर गाना ठीक है और डायलॉग बहुत अच्छा था। तो ये होता है। और जैसे एक बार मैंने गणेश जी के 2 भजन गाए, वो अरविंद हर्षबनीस थे अपने अकॉर्डिंग प्लेयर अरेंजर। तो मैंने उसको बोला थैंक यू यार, तूने मुझे वो सोना सोना जुम्मा चुम्मा शवा शवा से बाहर निकाला। हाँ। बहुत प्यारा गाना था। हाँ। तो वो प्रोड्यूसर आए, सुनाओ, तो मुझे लगा मेरी तारीफ करेगा, तो मेरे मुंह पे उसने मजा नहीं आया। तो अरविंद जी बोले अरे इतना अच्छा गाया। हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या? बोले जुम्मा चुम्मा का पंच नहीं है इसमें। तो मैंने बोला सर इसमें अमिताभ बच्चन डालो, कॉमेडी हो जाएगी, ये सब लोग आके मारेंगे। नहीं फिर आपको क्यों बुलाया हमने? हाँ। तो ये मुझे उस वक्त मैं जहाँ जहाँ गया ना, और मैं ही नहीं जितने भी सिंगर्स गए ना, उनको बिठाया गया, उनको सुना गया, उनको मुझे लक्ष्मी जी ने बोला तो सुदेश तू आते रहना, रोज 7 बजे हम लोग कैसे गाने में, एक ना एक दिन मैं तेरे को ये करूँगा। 1 साल बाद मुझे डायरेक्ट अमिताभ बच्चन के लिए गवाया। और अब जो आपका क्वेश्चन था, अब क्या हुआ है कि अब किसी म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ आप मिल नहीं सकते। वो पहले पूछता है क्या आप कंपोज करते हो, क्या आप लिखते हो, क्या प्रोग्रामिंग करते हो, आप क्या प्रोडक्शन करते हो। अगर करते हो तो गाना लेके आओ। अभी म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के आपको सुनता नहीं। दूसरी बात, मैंने कुछ नए लेकिन बहुत बड़े लोगों के यहाँ गाया, मुझे हैरानी होती है ये बताने के लिए, लेकिन नए जनरेशन को वो आदत हो चुकी है।
मैं वहाँ गया तो उनका अरेंजर आया, चलिए डब कहते हैं, मतलब वो नहीं आए, नहीं वो किसी प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग में, तो उनके अरेंजर ने मुझे डब किया। उसी म्यूजिक डायरेक्टर के मैं सेकंड टाइम गया ना, तो अरेंजर भी नहीं था। बोले आप ट्रैक सुनिए, ये वर्ड्स लिख लीजिए और आप ही रिकॉर्ड कीजिए, खाली साउंड इंजीनियर था। तो ये हुआ। अभी क्या हुआ ना, अभी हमको जैसे ना लक्ष्मी जी ने चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, वो कैसे गाएंगे? रो चुम्मा चुम्मा दे दे, हाँ ठीक है, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वाद, अतुल अग्निहोत्री के लिए रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आंख मारी गिर गए, तो उनको सिखाया गया रेन इज फॉलिंग छमा छम छम, हर लड़की ने आंख मारी, मतलब कहाँ पे वजन है ये ऐसा। और अभी क्या होता है ना, ये ट्रैक है, ये वर्ड्स है, आपको जैसे गाना है गाओ। तो मेरे इससे अच्छा, अब मेरे स्टूडियो में भी ना कुछ यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं मुझे गवाने के लिए, तो मैं गाता हूँ मुखड़ा, तो वेरी गुड सर, तो मतलब मैं मुखड़ा दोबारा गाता हूँ, नहीं नहीं सर मिल गया, हम लोग कर लेंगे। मैं बोलता यार मैं जिंदा खड़ा हूँ या मैं गाने को तैयार हूँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो ये आदत पड़ गई है ये ऑटो ट्यून की जी। और क्योंकि हम लोग पुरानी स्कूल के हैं, तो हमसे वो हजम नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। अरे मैं यहाँ हूँ और मैंने देखा है कि मेरा बेटा भी जब गवाता है ना, तो जैसे जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, तो डबिंग कैसी होती है आजकल, जिंदगी 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 100 बार का सफर ठीक है, उसके बाद वो मर्ज कर देते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद, ये बोलने के बावजूद मैं कहूँगा कि आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जी। इस जनरेशन के लिए काम मिलना, एस्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसके पास जाना है। सही बात है। दूसरी बात, पहले म्यूज़िक डायरेक्टर डिसाइड करता था कि मैं इसी से गवाऊंगा। जैसे अजूबा के लिए उनके पास बड़े बड़े नाम आए थे, लक्ष्मी जी प्यारे जी बोले नहीं हम सुदेश से गवाएंगे, अगर उसने ठीक नहीं गाया तो अमित कुमार से गवाएंगे, मोहम्मद अजीज से गवाएंगे, लेकिन आप हमको मत बोलो किससे गवाना। ये हिम्मत थी। जैसे मैंने सुना है सचिन दा अपने बालकनी में खड़े हैं और एक प्रोड्यूसर उनको साइन करने के लिए आने वाला था, तो ये खड़े हैं और सामने से वो प्रोड्यूसर चलते हुए आ रहे हैं, दरबान गेट दरवाजा बंद कर दो, इसको अंदर मत लो। तो घर वाले बोले अरे ये तो आपको नया फिल्म दे रहा है। हाँ। तो क्यों उसको आकर, उसका चाल पसंद नहीं आया हमको। एक तो अपने काम पे भरोसा था और इनसिक्योरिटी नहीं थी। सही बात है। अब मैं आना चाहूंगी अपने एक सवाल पर जो मुझे आपके साथ जब मैंने लास्ट इंटरेक्ट किया था तब से मेरे जहन में है वो सवाल। We had the good fortune to have you as a part of one of our events, which was hosted by my events company, Moksha Events, and I had the privilege of sharing this stage with you. तब मैंने, जैसे आपने अपने previous हमारे एपिसोड में कहा that you have always been an introvert, and आपकी personality बहुत अलग है from what it is on stage, and you're a stage person, you know. तो मैंने, जैसे आपने कहा कि आप जब इवेंट्स में भी रहते हैं तो आप विंग्स में यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन स्टेज एंड अदर सिंगर्स क्या कर रहे हैं, और मैंने ये चीज़ उस दिन भी ऑब्जर्व की थी। मैंने देखा आप अपने में ही खोए हुए हैं उस समय पर, एंड द मोमेंट योर नेम वाज अनाउंस्ड एंड यू कम ऑन स्टेज, देयर इज दिस magic that you bring with yourself on stage. There is one energy that comes with you on stage. How do you manage that, and what is the thought process backstage? See, when I'm in the wings, and when my name has been announced, the state of my mind, my body is same like all other artists. First of all, I think every show is a first show. Right. आप
आपको नहीं पता कि आज क्या परोसा गया है थिएटर में ऑडियंस। उनको पता नहीं जो कल मेरा गाना वंस मोर हुआ था, शायद आज वो गाना उनको पसंद आए नहीं आए, आज क्या उनको अच्छा लगेगा, क्या कर सकते हैं। ये सारे जो थॉट्स होते ना, जो एक आर्टिस्ट के मन में, वो सारे क्या कहते हैं ना, वो सारे बादल या कहते हैं ना तूफान या साइक्लोन चलते रहता मन में। अच्छा। तब तक मैं पूरा कंसंट्रेट करता और मैं इसीलिए विंग्स में बैठता हूँ ताकि ऑडियंस का मूड समझूं। दूसरी बात, आज तक मैंने, जब से मैंने शुरुआत की, मैंने कभी लिस्ट नहीं बनाई है गानों की जी। कि नॉर्मली मैंने देखा कुछ आर्टिस्ट की ना अपने लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, ऑडियंस का ख्याल नहीं होता उनको। राइट। कुछ ऑडियंस होते हैं, जैसे हम लोग कुछ डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस करने गए थे यूएसए में, तो वहाँ का रिकॉर्ड है कि डॉक्टर्स वैसे ना कुछ अपने आर्मी के जवान, उनको कुछ दिन ही, कुछ पल ही समय मिलता है उनको एंजॉय करने का। राइट। सो इक्वली डॉक्टर्स 24 मतलब 24 आवर्स स्ट्रेस में रहते हैं। जी। तो वो एक दिन होता है, वो बोलते हैं हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको नाचना है। तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने यूएसए में बोला कि ऐसा है, बस दे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सॉन्ग दे विल डांस, और आपको सोचना ही नहीं, बस वही गाने चाहिए। तो मैं गया स्टेज पे पूरा वो तैयारी करके, और उसी दिन मुझे पता चला था, इंडिया से फ़ोन आया था कि राजकुमार जी चले गए। तो मैंने बोला मैं आज सब आपका होगा, लेकिन एक सैड न्यूज़ है, वो बस शेयर करता हूँ, उसके बाद आप जो चाहते होगा। तो मैंने कहा अपने राजकुमार जी नहीं रहे जी। बस 1 मिनट उनके लिए मौन करते हैं, फिर अपना मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा जो मुझे उनका गाना पसंद है। तो एक गाना मुझे रफ़ी साहब का ऑन द स्पॉट याद आया, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, जुदाई में नजर आती है ये सब प्यार की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। क्या बात है। तो मैंने ये गाया, मतलब चलो अब शुरू करते। बोले नहीं, एक ऐसा कोई गाना, ये पूरा गाइए। तो मैंने वो गाया, मतलब अब बोले नहीं, बस ऐसे ही गाना। एंड यू वोंट बिलीव, 2 घंटे मैंने सारे इसी तरह के गाने का ऑर्गेनाइजर हुआ, तो उन्हें हिस्ट्री में, मतलब ये रिकॉर्ड हो गया आज कि डॉक्टर्स डांस नहीं किया। फिर मैंने ज़बरदस्ती फिर आखिरी आधा घंटा मैंने नहीं आप, मुझे पता है आपका, फिर वो, तो मुझे नहीं मालूम था, मेरे म्यूजिशियंस को नहीं मालूम था। हम लोग सब जुम्मा चुम्मा खई के पान शावा शावा सब करके गए थे। तो वो जो मूड चेंज हो गया ना, तो जब तक मुझे भी ना, जब तक मैं स्टेज पे आके पहला गाना नहीं गाता हूँ ना, मुझे कोई आइडिया नहीं रहती कि क्या होना है। और फिर शायद कई बार ऐसा हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा कि उठ के बैठने की ताकत नहीं है, बुखार है, बॉडी एक है, नाक बंद है, आंखों से नाक से पानी बह रहा है, मतलब हो रहा कि आज कुछ नहीं होगा, और विक्स लगा के सोए हैं, और कैसे वैसे उठ के नहा के गाड़ी में, फिर मैं हेमा को बोलता हूँ प्लीज़ मेरे साथ चल, हो नहीं रहा जी। वहाँ गया, बैक स्टेज भी बैठा हूँ, ग्रीन रूम में बैठा हूँ, शो शुरू हो गया, और शो के बाद लोग आके बोलते आप इतनी एनर्जी लाए कहाँ से, और मैं खुद भूल गया कि मैं बीमार था। और जब गाड़ी में बैठा फिर मेरी बॉडी जवाब दे गई। तो ये एक, वो कहते हैं ना हम लोग ऊपर वाले
का आशीर्वाद है, सरस्वती माता का, या बोलते हैं ना रंग देवता का। राइट तो मेरे ख्याल से ये हर आर्टिस्ट के साथ होता है। जी और जैसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ, मैं स्टेज पे आप मुझे 10 लाख लोगों के सामने अकेला छोड़ दो 5 घंटे, मैं डरता नहीं या डरूंगा नहीं। लेकिन मैंने उस दिन आशा जी को एक रियलिटी शो में टीवी पे देखा कि आशा जी आप नर्वस होती हैं कभी? तो बोले जो नर्वस नहीं होता वो आर्टिस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं वही बोलता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट को हमेशा फ्लेक्सिबल एंड अलर्ट रहना चाहिए जी। उनको समझना चाहिए कि आपका मुखड़ा आपने गा लिया में, या अब 6 अंतरे तो 6 अंतरे गाए जा रहे उनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है कि ओवरऑल सबका जो होता है ना साइकोलॉजी ऑडियंस की वो सेम हो जाती है उस वक्त। तो मालूम पड़ा कि पहली लाइन से ही मालूम पड़ता ये गाना गाया तो हमने अच्छा ही। हाँ। और कभी कभी ऐसे होता है कि आज आवाज ठीक नहीं है, गाना गड़बड़ हो गया, लेकिन वो गाना वंस मोर हो गया, ये भी होता जी। तो मेरे ख्याल से स्टेज पे जो करते ना एकदम कट टू कट लिख के, मुझे नहीं लगता वो ओपेरा या सिम्फनी वाले ना वहाँ होता होगा। अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए उनकी नस पहचानना। दूसरी बात यह कि मेलोडी मेकर्स में और स्टेज पे बहुत ज़्यादा शो करने की वजह से ना, हम अगर ग्रीन रूम में भी बैठे हैं ना तो हमारा कान वहाँ रहता है कि कहीं उधर गैप आ गया तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, गाना अगर रुक गया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो पहला ही शो था 86 में जी। पंचम दा आशा जी का, तो आशा जी ने शुरू किया पिया तू अब तो आजा, और पंचम दा को इंडोर ऐसे ओवल वो था स्टेडियम जी। पंचम दा को ऑडियंस में से ना बाउंसर्स के साथ उनको मोनिका मोनिका ऐसा करते 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 आना था, स्टेज पे आके मोनिका ओ माय डार्लिंग करना था। हाँ। अब मेरी आदत से माइक हाथ में था, माइक ऑन था, और पंचम दा को खुद पहली बार देख रहा हूँ तो एक्साइटमेंट थी, और मैं वो इतना ऊंचा स्टेडियम के जो स्टेप्स है ना, मैं उसके ऊपर खड़े होकर मैं भी देख रहा था पंचम दा कैसे आ रहा। हाँ। तो मैंने अकेले ने वो नोटिस किया कि पहला मोनिका मिस हो गया। मैंने इमीडिएट मोनिका मोनिका, जब तक वो यहाँ आए नहीं मैं करता गया, मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे वो स्टेप पे आए ना, मैंने पंचम दा टक टक, मतलब यार, तो उन्होंने गाली दी मोटी, मेरा माइक बंद था। समझ रहे हैं? तो अगर वो हो सकता है किसी और ने भी किया होता, लेकिन क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्टेज का था तो ऑडियंस को पता नहीं चला, आशा जी को नहीं पता चला, म्यूजिशियंस को नहीं पता चला कि पंचम दा का माइक बंद था। तो ये चीजें, जैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब बड़ी बात तो नहीं, अपना बड़ापन नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे एक षणमुखान में बहुत बड़ा शो 60-70 म्यूजिशियन और बस बड़ी रिहर्सल हो रही है, और कविता जी का हवाई बड़े टॉप पे था जी। और मैं बैठा हुआ कविता जी को सुन रहा हूँ, गाना अनाउंस हुआ और देखा कि पीछे 8 कोरस वाले थे, 4 मेल 4 फीमेल्स। तो मैंने देखा, मेरा ध्यान गया नहीं है, तो पूरा कोरस मैंने विंग्स में से अकेले ने गाया, और ये लोग पीछे चाय पी रहे थे ग्रीन षणमुखान में। तो फिर कविता जी ने मुझे स्टेज पे बुलाया, बोले देखो इनको क्या जरूरत थी, लेकिन इन्होंने गाया। तो ये स्टेज का जो बोलते हैं ना, और एक्सपीरियंस से भी। और एक बार मैं कितना भी खराब मूड में हूँ, जैसे मैं गाड़ी में बैठा, जैसा उस गेट में एंटर किया, जैसे बैक स्टेज एक है ना, एक पूरा बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। आप सब भूल जाते हो कि आप बीमार हो, कि घर पे क्या हुआ था वो। और मुझे लगता है ये सारे आर्टिस्ट को होता है, और मुझे लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही होता है, जैसे स्टेज पे आते ही कुछ बिजली जैसे। और मुझे अभी लोग ज़्यादा बोलने लगे कि बोले तुम 25 साल 30 साल पहले देखा तो उससे ज़्यादा एनर्जी आ गई। अभी क्या हो गया ना, एक वो कंफर्ट लेवल आ गया। पहले क्या है ना, अब आपने भी देखा होगा कि कई सिंगर्स बेहतरीन गाते, लेकिन कभी उनको नमस्ते करने की हिम्मत नहीं होती। एक आपने देखा, एक और खूबसूरत गा रहा, मतलब ऑडियंस को देख के बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो मैं सबको बोलता हूँ, उनसे कनेक्ट करो, बात करो। थोड़ा गाना 19-20 हुआ तो चलेगा, लेकिन उनको ये एहसास दिलाओ कि हम आपके लिए गा रहे हैं।
और मैंने कई बड़े प्लेबैक सिंगर्स दे आए, अपना गाना गाया, निकल गया, हाय हेलो नमस्ते नहीं, तो पब्लिक बोलती ये क्या है ये, कनेक्ट नहीं होते। तो वो जो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं औरों से, लेकिन मेरे अब मुझे जो एक्सपीरियंस से हो गया ना ऑडियंस से बात करना, जी। अचानक मैं बोलता हूँ चलो क्या चाहिए आपको बताओ, हाँ। म्यूजिशियंस को भी नहीं पता, और एक ऐसी अजीब फरमाइश आती है जो हमको पसंद है लेकिन हम कभी स्टेज पे नहीं गए, हाँ। उसके बाद पूरा शो चेंज हो जाता है और लोगों को वो याद रहता है। अभी जैसे दुबई में हमने मेरा एक शो है अमिताभ और मैं, जी। जहाँ मैं, मेरा बेटा और हेमा भी बजाते, उसमें सिर्फ अमिताभ जी के गाने होते हैं, संग बाय किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, पंचम दा, देन अमित जी खुद मेरे, लेकिन उसमें अलग क्या है तो हर गाने के पहले उसका डायलॉग मैं बोलता हूँ, अच्छा। जैसे शराबी हुआ, मैं और मेरी तन्हाई, कभी कभी, या जो भी है, दे दे प्यार दे से पहले, राइट। तो उसमें क्या हो गाना, शो खत्म हो गया, मस्त हो गया शो, ऑडियंस, दुबई की बात करो, जी। ऑडियंस खड़ी हो गई जा रही, अचानक एक किसी ने बोल दिया अरे गुजराती, हाँ। यू वोंट बिलीव 45 मिनट्स हमने गुजराती गाया और ऑडियंस खड़ी की खड़ी उधर हाँ। डांस कर रही। क्या बात। फिर एक अपना मराठी जाग गया, बोले मराठी, आधा घंटा मराठी गाया, तो लोगों को 3 घंटे का शो याद नहीं, ये जो हमने किया एक्स्ट्रा। जी। अरे यार उसने हमारे लिए गाया। अभी जैसे अभी लास्ट ईयर हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का वो शो था, प्यारेलाल जी खुद थे 83 ईयर्स के, तो सिंगर्स आ रहे हैं, सिंगर्स जा रहे हैं, एक से एक सिंगर्स हैं, जी। सुपर हिट गाने लक्ष्मीकांत, मस्त रिस्पांस मिल रहा है, वंस मोर मिल रहा है, जी। तो और पहले ही गाने से ना एंकर जैसे ना ऑडियंस है जुम्मा, हाँ। हर दूसरे गाने अरे जुम्मा, हाँ। एंकर जैसे ही जाता है एक गाना खत्म जुम्मा, मतलब हर गाने में 26-27 गाने, तो मैं बोला अब मैं वो गाता हूँ जो आप जिसकी आपको मतलब इंतजार जिसका है, हाँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं गाऊंगा, हाँ। आप बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। सब लोग इधर सामने, पूरा स्टेडियम स्टेज के पास आया, हाँ। और वो जो गाना हुआ है मतलब पब्लिक पागल जैसे ना, और पता है एग्जिट के पब्लिक क्या बोल रही थी, हाँ। सुदेश भोसले ने हमको नीचे बुलाया, समझ रहे आप, तो ये पूरे ना टूर में फैल गया राइट। कि सुदेश भोसले हमको हमारे पास अपने पास अपने बुलाया। पास बुलाया। तो ये कुछ कुछ नैक्स अगर हम लोग सीख जाते ना, तो जैसे लता जी के साथ गाना तो बहुत मतलब डरा हुआ था मैं, तो शुरू में तो बड़ा शरीफ बन के गा रहा था, फिर जैसे वो बोली मुझे, भोसले तुम बहुत शांत बैठते हो लेकिन मुझे पता है आशा क्या बहुत मस्ती करते हो तुम, मुझको सब पता। तो एक दिन मैंने थोड़ा कंफर्टेबल हुए ना, हाँ। तो मैंने ना वो सावन का महीना पवन करे शोर, तो बोले शोर, तो पवन करे शोर, तो वो जो ना अरे बाबा शोर नहीं शोर नहीं शोर शोर जो ना, हाँ। तो मैंने उस दिन क्या, अरे बाबा शोर नहीं शोर नहीं शोर शोर शोर, तो दीदी भी हंसी और बोली पवन करे शोर, अब ठीक है, तो मतलब मैं आपको ठीक बोलूंगा तो पब्लिक आके मारेंगे, तो लोग गाना तो लोगों ने लाखों बार सुना है, जी। तो वो जो उस दिन एंजॉय किया जी। पब्लिक ने, तो ये स्टेज का, तो वो शायद मुझे अभी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम पड़ता है एक गाना रूम में गाना जी। और एक ऑडियंस के लिए ऑडियंस के गाना, सामने। तो शायद उसकी वजह से वो जैसा गाना, जैसे अगर हम जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा, और वही थोड़ा सा मस्ती कर, हाँ। फर्क पड़ जाता है। फर्क पड़ता है। जी। ये तो जैसे आपने कहा, सो आई थिंक व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर इज कि एक तो है ऑडियंस की पल्स समझना एंड अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, और फ्लेक्सिबल बिफोर, रहना। एंड बिफोर द शो पूरा ना मतलब ये कि आपको पता नहीं, दरवाजा खुलने के बाद सामने तोप होगी, बंदूक होगी, तलवार होगी, तो जैसे आप तैयार रहते हो ना, जी। तो उस तरह। और मैं कभी मेरे पास साथ ऐसे भी हुआ, जैसे मैं जाता हूँ ना बाहर दिल्ली कलकत्ता, तो ऑर्गेनाइजर्स मुझे एयरपोर्ट पे लेने आते जी। हैं, फिर मुझे रूम तक छोड़ने आते हैं, उसके बाद वो और कुछ चाहिए तो मैं हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं मतलब ना, और वो जाते हुए उनके एक्सप्रेशंस ऐसे रहते हैं ना पाँच लोग,
यार इसको बुला के पछताए, मतलब अब पछताना तो नहीं पड़ेगा हमको, पता नहीं किसको बुलाया। शो के बाद वो बोलते हैं, हाँ। हम आपको ना दोपहर को मिलके बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि आप ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये आदमी गा पाएगा कि नहीं। तो बिना वजह, मतलब स्टेज पे नहीं रहता तो मैं टोटल अलग अपने आप को, मुझे बोलता ना कैंसरियन हो, हाँ। तो शेल में चला जाता। नहीं, तो सुधीर जी, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक्री एंड सिंगिंग। अगर आपको इन दो प्रोफेशंस में से चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करेंगे? एंड हैविंग सेड दैट, खास करके सिंगिंग के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जाने जाते हैं अमित जी की आवाज़ निकालने, यू आर सो अमेजिंग एज फार एज दैट इज कंसर्न, बट डू यू मिस सिंगिंग इन योर ओन वॉइस? डेफिनेटली। एक्चुअली ना देखो, कोई भी कलाकार होता है, जी, उसकी जो पहली चीज़ हिट होती है उससे वो आखिर तक जाना जाता है। जी, अब मेरी जो पहली चीज़ हिट हुई, जो पहला गाना वो था जुम्मा चुम्मा, जी, विच वॉज नॉट इन माई वॉइस। राइट, और अभी भी पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं कि ये गाना सुदेश भोसले ने गाया। ओके, आज भी लोग मुझे एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो ऐसे बात करते 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 फिर शावा शावा, ओ माय गॉड ये भी आपने गाया, मेरी मगना ये भी, ओ माय गॉड हमको पता। यंग जनरेशन को तो पूछो ही मत, उनको कुछ भी कुछ नहीं मालूम। आइडिया नहीं है। जी, तो बीच में क्या हुआ, जैसे जुम्मा चुम्मा हिट हुआ तो मैंने आपको बताया ना, भजन में भी लोग अमिताभ ढूंढ जी, रहे थे। हाँ, हाँ, तो बीच में मेरे जो वेल विशर्स है या फैमिली वाले बोले, सुदेश ये क्या नकल नकल कर रहा है तू, हाँ, अपनी आवाज़ में गा। जी, तो मैंने एक दो रिकॉर्डिंग्स में गया अपनी आवाज़, बोले नहीं नहीं थोड़ा सा किशोर कुमार टच तो चाहिए, आपको बुलाया तो कुछ तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। राइट, तो बोले यार ये क्या हो रहा है। फिर स्टेज पे मैंने एक दिन नॉर्मल ऐसे गाने गाए, हाँ, तो इंटरवल में लोग आ गए, बोले आज सचिन देव बर्मन क्यों नहीं किया, आज अजीत क्यों नहीं किया, आज अमिताभ क्यों नहीं किया, हम तो उसके लिए आए। तो मैं और थोड़ा नर्वस फ्रस्ट्रेशन में गया। तो फिर मैं आनंद जी भाई के पास गया, बोला आनंद जी भाई मैं थोड़ा, और एक्चुअली वो पैच बड़ा बुरा था मेरा, मतलब करूँ क्या, मतलब मेरी आवाज़ मुझे खुद नहीं मालूम, और मैं दूसरों की आवाज़ में गाता हूँ तो लोग तालियां बजा रहे हैं, वंस मोर कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। तो आनंद जी भाई मैं क्या करूं। तो आनंद जी भाई बोले तेरे जैसे कितने लोग हैं इंडिया में, बोले देख ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, अपने हाथ से उसको डिरेल मत कर, जो चल रहा है चलने दे, राइट, ऊपर वाला वो रास्ता भी दिखा देगा। तब से मैंने वो मेरा जो माइंडसेट माइंडसेट बदल दिया। चेंज करना। फिर मैंने बोला ना मैं गायक हूँ, ना डांसर हूँ, ना कॉमेडियन हूँ, ना मिमिक्री, मैं एंटरटेनर हूँ। राइट, तो मैं अभी कुछ भी, मतलब 30 सेकंड्स का एक रेडियो स्पॉट भी होता है, जी, अमित जी की आवाज़ में हो, किसी की भी आवाज़ में, तो उस वक्त मैं 200% उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं सोच के जाता हूँ कि मैं किशोरदा के गाने से शुरू करूँगा, अचानक जुम्मा चुम्मा की आवाज़ आती है तो मैं इमीडिएट चेंज करता हूँ। और मैं वही, मैंने जैसे पहले बताया ना जी, कि हम लोग जो हैं ऑडियंस के लिए बने हुए हैं, और वाकई करोड़ों अब्जों में से कुछ जिनको कलाकार बनाया भगवान ने, राइट, तो वी आर द लकी वंस। जी। तो कंप्लेन क्यों करना। सही बात है। लेकिन हाँ वो सपना ज़रूर है कि कुछ कुछ लोग आते हैं ना, सुदेश जी हमको आपकी आवाज़ चाहिए, तो मैं उसको बहुत, मैं उसको नमस्कार करता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर्स को। जी, लेकिन हाँ अभी भी इच्छा है कि एक गाना ऐसा है जो हिट हो लेकिन वो मेरी आवाज़ में हो। राइट, और क्या, अमित जी भी अभी गाते हैं तो लोग बोलते मैं गा रहा हूँ, जी, या मैं गाता हूँ तो लोग बोलते हैं अमित जी अमित ने जी गाया। गा रहे हैं। या कई बार ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ये थोड़ा सा लाइटर नोट पे, एक बार अमित जी ने सपना मुखर्जी को फ़ोन किया, बोले सपना जी मैं अमिताभ बच्चन, सुदेश मजाक मत करो, बोले सपना जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, सुदेश मैं फोन काट दूंगी, सपना जी मैं अमिताभ बच्चन सर सचमुच आप बोल रहे हो, नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। तो ऐसी चीजें होती है। फिर वो इन्होंने अपना मिठुंदा बहुत चैरिटी वगैरह करते हैं ना कलकत्ता में, तो उनके फेवरेट सिंगर्स थे मैं, सपना और मोहम्मद अजीज। हाँ,
तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया बंगाली में, ए मुन्ना हमें मिठुन दा, क्यों सुदेश भाई नींद नहीं आ रही क्या? बोले क्या रहे तुम लोग? मिठुन दा बोले सुदेश भाई टाइम तो देखो। तो फिर वो बोले अरे सॉरी सॉरी बोले। फिर उन्होंने सपना को फोन किया, स्वप्ना हमें मिठुन दा, सुदेश 2:30 बजे फोन कर रहे हो क्या? अरे क्या रहे तुम लोग सब सुदेश 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 लगा रहे। और नेक्स्ट डे हम लोग सब एयरपोर्ट पे मिले, हंस रहे। तो ऐसे और एक किस्सा मैं आपको जो कौन बनेगा करोड़पति जब पहला सीजन था ना 21-22 साल पहले स्टार पे था वो जी। तो वो फोन अ फ्रेंड एक उनका है ना ऑप्शन है। तो बंगाल में मेरे बड़े वो है, मतलब सभी कलाकारों के ना बंगाल में बोलते बंगालियों का भला करे, मैक्सिमम शोज हम लोग बंगाल में करते हैं जी। तो अमित जी ने फोन अ फ्रेंड लगाया, बोले मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपके मित्र यहाँ बैठे हैं, उनको आपकी जरूरत है, अगली फोन ये आपका समय शुरू होता है अब। तो सामने उससे पूछते कहीं सुदेश भोसले नहीं तो बोले तो ऑडियंस हंसने लगा। अमित जी का ना पूरा स्क्रीन पे ना ऐसे, अरे नहीं मैं अमिताभ बच्चन, नहीं उनका भी तो आवाज ऐसा ही है ना। तो अमित जी भी हंसने लगे, बोले हे भगवान कैसे यकीन दिलाऊं आपको। नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो सुदेश अमिताभ बच्चन हो जाए। आपने अमिताभ नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन है। तो बोले कौन बनेगा करोड़पति से, मैं बोल रहा हूँ सुदेश भोसले। तो ऐसे किस्से बहुत होते हैं कि वो एक अच्छा भी है हाँ। लेकिन वो एक कलाकार जो यहाँ छुपा हुआ है ना एग्जैक्टली उसको वो मिस करते हैं। मतलब सुधीर जी यहाँ से अगर हम मेरे लास्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाएं, जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो शायद वॉइस ओवर्स एंड सिंगिंग दोनों ही परस्यू कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने शुरू में एक्सपीरियंस की, क्या वॉइस ओवर्स करना या डबिंग करना या मिमिक्री करना आपकी सिंगिंग की आवाज़ को अफेक्ट कर सकता है? मैं मेलोडी मेकर्स में था, जैसे मैंने कहा ना कि हर रोज़ एक शो जी, फिर रात को 1:30-2 बजे खाना, 3 बजे 4 बजे सोना, फिर दूसरे गांव में जाना बस में बैठ के, फिर वहाँ शो करना। तो उससे क्या होता है, एक क्या अब्यूज ऑफ वोकल कॉर्ड्स जिसको बोला जाता है, वो मेरा काफ़ी हो गया था। मेरे ख्याल से आवाज़ बदलने से प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं ना जिससे स्ट्रेन आता है आपके वोकल कॉर्ड्स पे, जैसे अमरीश पुरी जी हैं, दादा कोंडके हैं, या पंचम दा की वो जो गार्गलिंग वॉइस है, उसको ज़्यादा करो तो फिर वो खराश वगैरह। एक्चुअली ये मैं जो करता हूँ वो नेचर के खिलाफ है। जैसे एक पूना में टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, हर आदमी को भगवान ने एक आवाज़ दी है, उसको उसी में गाना चाहिए। तो उसने बोला सुदेश भोसले, बोले उसकी बात मत करो। बोले वो कुछ अलग है। तो क्या है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, और अभी इतनी प्रैक्टिस करके, मतलब कोई भी एक्टर हो, कोई भी सिंगर हो, ये नए लोगों को नहीं करता मैं जी, होता भी नहीं, वो एक समय था जी। तो अब पता है कि कहाँ कंट्रोल करना है वॉइस को जी। पहले होता था ना, ऑडियंस को देख के चीखते थे, चिल्लाते थे, ऑर्केस्ट्रा के सारे सिंगर्स की को साइकोलॉजी, मतलब लाउड गाएंगे इस तो अच्छा गाएंगे, ऐसा कुछ एक सबकी कुछ समझ है जो बाद में पता चला गलत है कि माइक क्यों है फिर। हाँ, तो एक्चुअली ये गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं बहुत पॉपुलर हुए हैं जी, लेकिन वो प्लेबैक सिंगर नहीं बन सके, वो एक्टर नहीं बन सके फेमस। उसमें से 1-2 ही बने, जैसे जॉनी लीवर है, उन्होंने अपना एक स्टाइल किया। मैंने देखा मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेहतरीन कॉमेडी करते हैं स्टेज पे, बेहतरीन आवाज़ें बदलते हैं, वेरी पॉपुलर, लेकिन जब उनको
एक रोल दिया गया और उनको उस कैमरे के सामने एक्शन बोला गया, तो उनमें से है वो है बोले हमको ये नहीं चाहिए, तो उनको फिर नेचुरल करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए देखा आपने, मैं लोगों को बोलता हूँ, अपने जो नए मेरे जो कुछ आते हैं यंगस्टर्स पूछने या बात जी। करने, उनको बोलते हो ये सीढ़ी करके यूज करो या एंटरटेनमेंट करके कुछ नाम बनाने के, उसके बाद उसको बंद कर दो, फिर अपना एक्टर ढूंढो। राइट। अभी हमारे स्टेज के कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो स्क्रीन के बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दें, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कोई धर्मेंद्र आ जाता है, कोई राजकुमार जी आ जाते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आ जाता है, दादा मुनि आ जाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बोलते हैं हमको स्टेज पे नहीं, हमको इसी में नाम कमाना है, वॉइस ओवर। जो कैमरा के पीछे रहना चाहते हैं उनके लिए ठीक है जी। मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो मेरे साथ कल्याण जी आनंद जी में भी वो ये करता था कि उसके बाद कल्याण जी भाई का ग्रुप बंद होने के बाद वो सिर्फ वॉइस ओवर ही करने लगा। बोले यार तू इतना अच्छा करता, स्टेज क्यों नहीं मुझे हॉलीवुड जाना है, मुझे वो करना है। मतलब कुछ भी कर, हॉलीवुड मतलब ऑस्कर भी जीत, लेकिन ये जो लाइव का जो किक है, हाँ। लाइव का जो मज़ा है, लाइव का जो रिएक्शन है, आपको जो अप्रिसिएशन या अप्लॉज या जो भी आपका इंस्टेंट अप्रिसिएशन मिलता है, वो दुनिया में आप कितने भी बड़े हीरो बन जाओ, वो पता ना, कई बार एक्टर्स को मैंने सुना कि उनकी शूटिंग हो जाती है, उनको पता ही नहीं रहता क्या फिल्म है। वो जब ट्रेलर पूरा एडिटिंग के बाद अच्छा ये फिल्म है क्या। तो जो हम लोग स्टेज वाले वी आर ब्लेस्ड। और देखा जैसे स्टेज के जितने भी आर्टिस्ट हुए ना, एक्टर्स मतलब प्लेज में काम करने वाले जी। उनसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स घबराते हैं कैमरा के सामने। सही बात है। क्योंकि वो थ्रो, वो वॉइस कल्चर या प्रोनाउंसिएशन, तो बहुत सारी मतलब मिलती जुलती, मतलब अपने आप को डिसाइड करना है, आपको स्टेज पे भी रहना है। अच्छा मैंने कई बार देखा कि कई स्टेज के सिंगर सुपर डुपर हिट है लेकिन वो कभी प्लेबैक में कामयाब नहीं हुए। कुछ अच्छे एक्टर्स हैं वो स्टेज पे सुपर हिट हुए, टीवी पे कभी कामयाब नहीं हुए। कुछ टीवी के कलाकार हैं जो बड़े स्क्रीन पे नहीं हुए, बड़े स्क्रीन के कलाकार कभी टीवी पे, वो मुझे लगता है वो सारा उसी का खेल है। करते रहना चाहिए, मालूम पड़ता है आपको कि मेरा क्या है। जी। एंड आई थिंक एक जैसे आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट पिछले एपिसोड में कही थी कि अगर इंसान में वो जिज्ञासा नहीं है कि सीखने की, ग्रो करने की, तो वो शायद वहीं उस पर गिव अप कर देंगे कि नहीं मैं तो इसके लिए डिजाइन हूँ ही नहीं। पर अगर वो उसे वो जिज्ञासा है कि नहीं कहाँ पर कमी रह रही है या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ या क्या इससे निकाल सकता हूँ, देन आई थिंक वी कैन। और ना एक 5 साल का बच्चा भी आपको कुछ सिखा जाता है। एब्सोल्युटली, ये मैंने देखा जी। और क्या है ना, देखो ये जो लोग बोलते हैं ना हमारे समय में हमने ऐसा किया, वो हो चुका जी। अभी देखो उस वक्त दाल चावल रोटी सब्जी मम्मी खिलाती थी जी। लेकिन अभी जमाना बदल गया है जी। लेकिन आपको जबरदस्ती कभी कभी अभी फॉरेन टूर में जाए तो बर्गर पिज्जा के सिवा मिलता ही नहीं जी। वो माँ के हाथ का बनाएगा। जैसे पहले होता था ना, लोग भी ऐसे थे ना कि सिर्फ गाना सुनते थे, तो डायरी लेके गा रहे, सिर्फ गाना गा रहे, प्योर सॉन्ग, मतलब कोई मिलावट नहीं, एकदम सरस्वती माता गा रही है जी। लेकिन अगर आज मैं वो डायरी लेके गाऊंगा तो मुझे हुट करेंगे। उस वक्त टीवी नहीं था ना, राइट। तो उतना ही पता था हमको। जी। अब आपको पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, व्हाट इज परफॉर्मेंस, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, राइट। वो आपकी सबको घर बैठे मालूम पड़ गया, तो आप उसी जमाने में रहोगे। जी। तो जैसे आशा जी हैं, मैं उनका एग्जांपल देता हूँ, वो 90 में भी वो डांस वांस करती है, मिमिक्री करती है, जोक्स मारती हैं, तो लोगों को ना जब आप पैसे खर्च करते हो तो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो एंटरटेनमेंट साथ में होना चाहिए। सही बात है। तो इसमें मैं कंक्लूड करना चाहूँगी सुदेश जी, आपसे इतनी सारी जो मैंने बात की पिछले एपिसोड में, आज के एपिसोड में, एक इतना भी समझ में आया, आई थिंक यू विल एंडोर्स दिस,
दैट इंटेंशन हमारा क्या है, हमारा इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि इंटेंशन है कि वो लोग जो पैसे खर्च करके जो 2 घंटे वहाँ पर बिताने आए हैं, मेरा इंटेंशन है कि मैं उन्हें यहाँ से एंटरटेन करके ही भेजूं और मैं कंट्रीब्यूट करूं ह्यूमैनिटी को। तो आई थिंक वो इंटेंशन अगर हमारा साफ है ना कि हम किस चीज़ के लिए ये कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ जिनकी ज़रूरत है टू मेक एंड्स मीट और उनका ब्रेड एंड बटर है, वी डू नॉट ब्लेम देम, बट तभी भी अगर आपके जैसे एक नोबल इंटेंशन हायर देन आवर ओन नीड्स अगर हम लोग रखें, तो आई थिंक उसका रिजल्ट, जैसे सुदेश भोसले जी रिजल्ट देते हैं स्टेज पर, फिर बस वैसा ही होना है। वैसा सबका हो। और मुझे जैसे लगता है ना कि आज भी जैसे हम लोग, आज देखिए मैं अमित जी जैसे मैं कोई भी मैसेज करता हूँ तो आधे घंटे में या एक दिन में मैक्सिमम उनका जवाब आ जाता है जी। आशा जी को मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ जी। या कुछ ऐसे कलाकार हैं जो लोग दूर से देखने को तड़पते हैं, जिनसे आज मेरी 1-to-1 बात होती है रोज। उसके बावजूद भी अब भी आशा जी आएंगी तो मैं उतना ही एक्साइटेड रहूंगा जितनी आप हो जाएंगी या मम्मी जी हो जाएंगी। अमिताभ बच्चन सामने आएंगे तो मैं उतना ही अंदर से कांपूंगा, समझ। तो मुझे अब ये पता चला कुछ पिछले 4-5 सालों में कि जब पहले मुझे लोग एयरपोर्ट पे शोज में मिलने आते थे, बोले यार मेरे को क्या मिल रहा है, मतलब हेलो। अब उनकी आंखों में देखता हूँ मैं ना कि मैंने अपने आप को एक स्टेज आर्टिस्ट ही समझा, मतलब हमने कभी नहीं मैं स्टार हूँ, लेकिन अभी जब लोग कुछ साल हुए लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे छूते हैं, कुछ ऐसे कांपते हैं, तब मालूम पड़ता है जो हमें हो जाता है अमिताभ बच्चन को देखने के बाद शायद उनको होता होगा आपको देखने के बाद। तो उनका जो हमारे प्रति जो सपना है या जो हमारे प्रति जो एक प्यार है उसको धक्का न पहुंचे। वो कब पड़ता है जब आप उनके ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ को रूडली उसको मना करते हो। और क्यों करते हो भाई? उनकी वजह से तो हम हैं। नहीं, और उसी के लिए तो आप आए हो। आए हैं, exactly। और मुझे बताओ किसको अच्छा नहीं लगता होगा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ? झूठ बोलते हैं लोग। तो जो हमारी एक बार में हालत थी ना, जैसे हम लोग बप्पी दा को 1 मिनट देखने के लिए जो तड़पे हैं या कल्याण जी आनंद जी को या बच्चन साहब को, तो ऐसे हजारों लाखों इंसान हैं जो मुंबई आने के लिए जिनके पास पैसे नहीं। तो अगर हमको वो मौका मिले कुछ हद तक मदद करने का, तो कोशिश करता हूँ कि वो डिस्करेज ना, भले मदद ना करो, डिस्करेज नहीं करता उनको, बोलते और मेहनत करो, ये करो, कभी आओ तो मिलो, तो आते भी लोग हैं। तो अभी मेरा अभी कहते ना थोड़ा बुजुर्ग का रोल अदा कर रहा हूँ। तो ये सभी कलाकारों ने सोचना चाहिए जब उनका नाम होता है कि आप भी उससे आए, तो सामने वाले की फीलिंग्स को समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो। And I think every artist is born with this, सुदेश जी। कहीं ना कहीं हम सेंसिटिव लोग ही होते हैं। नहीं, लेकिन कभी कभी आप देखते हो ना कि अभी जैसे मैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। वो खाली ऐसे टच करके इतना उनको लगता है, मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे देख के ऐसा हो रहा है इनको। तो वो उनका जो विश्वास है, ये प्यार है ना, उसको कहते ना शीशा जैसे एक बार टूट जाए ना, वो जुड़ता नहीं। तो वो जो प्यार है, वो जो भरोसा है, और हमारी एक जिम्मेदारी भी है सोसाइटी की तरफ। हम लोग टीवी पे, स्टेज पे क्या करते हैं, अच्छा बुरा, तो वो हमारी जिम्मेदारी, हम लोगों को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। ये हर आर्टिस्ट को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट कि हर आर्टिस्ट अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझे एंड उसे निभाए, नॉट ओनली क्योंकि वो आर्टिस्ट है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंसेस कि हम उनकी स्माइल कैसे बढ़ा रहे हैं। So Sudesh ji, it was a pleasure talking to you, and you took us through your entire life journey. Thank you so much, and I'm sure our listeners have gained so much information and knowledge, and उन्हें आप एक्चुअली कैसे इंसान है, कैसे आर्टिस्ट है, ये जानने का मौका मिला है थैंक्स टू यू। नहीं पूजा जी, एक तो आप खुद एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कलाकार हैं, आप टीचर भी हो,
और आपका नॉलेज म्यूज़िक में भी और बाकी स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत है। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ऑनर्ड No, no, it's my आपके pleasure, साथ यहाँ sir. बैठकर। और मेरी बेस्ट विशेस है आपको और आपके इस चैनल को। Thank you so much. और आप बड़े बड़े लोगों को जो एक्सपीरियंस्ड है मुझसे ज़्यादा, उनको इंटरव्यू करें ताकि लोगों को और कुछ सीखने को मिले। Absolutely. गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. Thank you, everyone.